गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, और कुछ वैल्यूज निकल के आई थी फोर्स की, तो कुछ ज्यादा ही निकल के आई थी। तभी तो सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट करके रखता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻20 न्यूटन। मतलब इतने फोर्स से अर्थ मून को अपने अराउंड राउंड करा रही है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, देखो, बॉडीज फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कोई ये सरफेस ऑफ अर्थ मान लो, अगर यहाँ कोई बॉडी गिरती है तो इस पे कितना फोर्स लगता है। मींस कहने का मतलब ये है कि अर्थ का सेंटर उस बॉडी को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। आपको पहले ही बताया था, गैलीलियोस जो है उसने जितने भी फॉर्मूले दिए थे, उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, उसको ही न्यूटन ने आगे फॉलो किया है। ठीक है, फॉर्मुलेटेड किया है। तो गैलीलियोस ने क्या ऑब्जर्व किया था? गैलीलियोस सेड दैट एयर रेजिस्ट व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट इफ मटेरियल इज डेंस एंड इट्स surface area is small, then air resistance is quite small. But when density is small and surface area is larger, then air resistance plays vital role. Okay, कहने का मतलब ये है, गैलीलियोस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने दो ऑब्जेक्ट रखे, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने बनाया आयरन का और ये ऑब्जेक्ट मानते हैं पेपर। तो उन्होंने जब दोनों को सेम हाइट से गिराया तो पाया कि वो मैटर या वो बॉडी जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी और सरफेस एरिया भी ज्यादा था, उसको एयर ने रेजिस्ट ज्यादा किया। दूसरा मटेरियल जिसकी डेंसिटी कम थी और उसका सरफेस एरिया, डेंसिटी ज्यादा सरफेस एरिया कम, दूसरे मटेरियल में डेंसिटी जो होगी वो होगी कम और सरफेस एरिया होगा ज्यादा। तो इस केस में जो एयर रेजिस्ट करेगी, एयर कैसे रेजिस्ट करेगी? सपोज जैसे अगर ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो एयर उसे रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, तो उसे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मतलब रोकना। ठीक है, तो देखो यहाँ बच्चों, गैलीलियो ने क्या देखा कि उसने दो मटेरियल के या दो ऑब्जेक्ट उसने गिराए। आप ये मानो कि उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उसके देश का मॉन्यूमेंट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, क्योंकि सबसे ऊंची बिल्डिंग उस समय वही थी। तो वहां से उन्होंने क्या करा, एक बॉल गिराई आयरन की और एक पेपर गिराया। तो बच्चों बताओ पहले कौन गिरा होगा? जमीन पे नीचे पहले कौन आया होगा? पहले आया होगा आयरन बॉल। क्यों? इसका रीजन उन्होंने दिया कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और जिसका सरफेस एरिया अगर कम है, इस केस में क्या होता है, वो जल्दी अर्थ पे आता है। सेकंड केस में क्या है, इसकी डेंसिटी कम है, पेपर की डेंसिटी आयरन बॉल से तो कम है। डेंसिटी का मतलब एक तरह से मास भी देख सकते हैं अपन। और इसका सरफेस एरिया देखो, पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है, थोड़ा एरिया बड़ा है ना। सरफेस एरिया का होता है येलो कलर की लाइन से देखना, सरफेस एरिया होता है ये, और बॉल का सरफेस एरिया ये। किसका ज्यादा है? पेपर का। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा है और डेंसिटी कम है, वो उस पे एयर कम रेजिस्ट करेगी कंपैरेटिवली जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये है, इन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे। क्या एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और सरफेस एरिया कम होगा, एयर कम रेजिस्ट करेगी। दूसरा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसको क्या करेगा, एयर ज्यादा रेजिस्ट करेगी, ज्यादा रोकेगी। ठीक है, ये गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन में बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। इफ देयर इज वैक्यूम देन बोथ मटेरियल, सपोज कॉइन और फेदर, will fall in same time with same height। पहले तो एयर था, अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, वैक्यूम की बात करी। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे एयर ना हो। सपोज मानो कि एक बोतल ली, इस तरह की एक बोतल ली और ये दूसरी बोतल ली, ये मान लो प्लास्टिक की ग्लास की ट्रांसपेरेंट बोतल है। ठीक है,
ओके। इस बोतल में मैंने वैक्यूम कर दिया, मतलब इसमें से सारी एयर क्या करी, सक्शन करके बाहर निकाल दी। अब मैंने यहाँ पे एक सिक्का रखा और यहाँ पे एक फेदर रखा, पंख, चिड़िया का पंख होता है या किसी भी पक्षी का पंख मान लो। अब गैलीलियो ने क्या करा, ये जो कॉइन है ये यहाँ आ जाएगा और ये फेदर भी यहाँ आ जाएगा। अब गैलीलियो ने क्या करा, इसको एयर टाइट कर दिया, इसको पूरा सक्शन करके, और इस बोतल को जब उल्टा किया तो उन्होंने पाया कि दोनों का पहुंचने का समय बराबर था। कैन यू इमेजिन, भारी कौन था, भारी था कॉइन, पर फिर भी पहुंचने का समय बराबर रहा। तो गैलीलियो ने यह बताया कि जो एयर है वो किसी मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी और उसका सरफेस एरिया कम होगा, उस पे एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कोई मटेरियल जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उस पे जो लगने वाला एयर रेजिस्टेंस, एयर का फोर्स होगा, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इट इज हाई एंड इट इज लो। क्लियर है बात। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, अगर वैक्यूम की बात करूंगा मैं, तो वैक्यूम की बात करूंगा तो डेंसिटी सरफेस एरिया, डेंसिटी सरफेस एरिया, कोई रो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर अपन किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो क्या होगा, अर्थ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और हर पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ की इसकी स्पीड होगी वो यहाँ ज्यादा होगी, और यहाँ और ज्यादा होगी, यहाँ और ज्यादा होगी, यहाँ और ज्यादा, और सरफेस से थोड़ा सा टकराने के पहले मैक्सिमम होगी। ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन का किसकी वजह से आता है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो इसे बोलते हैं हम एक्सीलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ड्यू टू का मतलब होता है कारण, किसके कारण से बॉडी में एक्सीलरेशन आया, ड्यू टू मतलब कारण क्या था, ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण, तो इसे बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको प्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है, और स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं। और अब तक हम पढ़ते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है, और कई जगह इसे हम 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी देते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलता है ये, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स नियर अर्थ सरफेस इट्स वेलोसिटी चेंजेस विदाउट पुलिंग और पुशिंग द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। चेंज क्या आता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बिना किसी पुश और पुल के, जबकि उसे कोई पुश नहीं कर रहा है, कोई पुल नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है अभी तक। तो इट इज बिकॉज अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स इट which produce the acceleration in that body. It is known as acceleration due to gravity. कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूसली क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि अर्थ उसको एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इस फोर्स से ही उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन आया ग्रेविटेशन की वजह से। क्यों, और ग्रेविटेशन किसने लगाया, अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स, इसको कहा ग्रेविटी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन आया किसकी वजह से आया, ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज अ फोर्स which attracts, which is a attraction force, and हर बॉडी पे लगता है, किधर, सेंटर की तरफ, किधर, अर्थ के सेंटर की तरफ। ओके, इतनी बात क्लियर है। आगे इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे होता है। ओके, तो यहाँ देखो, सपोज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, भाई एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे लिया और इसका मास कितना है, m है। इतनी बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। मूविंग फ्रीली नियर अर्थ सरफेस, नो एयर रेजिस्टेंस। देखो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस अभी जीरो मानते हैं, एयर रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस है पर उसको जीरो मानेंगे। ऐसा नहीं कि एयर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, एयर है पर एयर जो रोक रही है उस फोर्स को मैं जीरो मानूंगा, ठीक है। अभी केवल मैं ये मानता हूँ कि एक बॉडी है, इसका मास m है, और इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है, तो तुम्हें पता ही है इसकी बॉडी में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, G
एम ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट का मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। देखो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो हो गया अर्थ ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया अर्थ। अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसे मानते हैं ये ऑब्जेक्ट, दूसरा अर्थ। अर्थ का मास है ME, ऑब्जेक्ट का मास है MO। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस तुम मान लो कितनी है, अर्थ की रेडियस जो है वो है, और ये अर्थ की रेडियस से कितना ऊपर होगा, मान लो 500 मीटर होगा, 600 मीटर होगा, इससे ज्यादा ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, इतने ऊपर से कोई चीज गिरा नहीं सकते। तो थोड़ा सा ही होगा, मान लो 20 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6400 में मैं कितना ही ऐड करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, 10% तक कम या ज्यादा मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको। अभी अपन वापिस से वही आते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो r, और ये जो डिस्टेंस है, ये r तो कौन सी डिस्टेंस है, r ये वाली डिस्टेंस है, ये r, और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ भी r डैश। तो r में r डैश जोड़ेंगे तो हम r ही मानेंगे। अब हमें क्या कह दिया, दो बॉडी हो गई, एक तो बॉडी ये हो गई, ये बॉडी होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें आगे क्या आ गई, r प्लस r डैश। ओके, इसका मास MO, इसका मास ME। अब हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है अभी स्टार्टिंग में, F इक्वल टू G। G हम जानते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, और अपॉन r का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, इसमें कौन सी क्वांटिटी नहीं जानते हम, बताओ फटाफट। हम अर्थ का मास जानते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, r स्क्वायर भी हम जानते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा तो फोर्स निकल जाएगा। क्या इससे मैं ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूँ, F इक्वल टू G ME MO अपॉन R स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया, यहाँ पे ME जो है मास ऑफ अर्थ है, RE क्या है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, अपन R प्लस R डैश कर देते हैं, R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और R डैश क्या है, अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर वो बॉडी है वो, ठीक है। अब देखो नोट, इक्वेशन 1 क्या, इसको इक्वेशन हम 1 नाम दे देते हैं, इट इज इक्वेशन 1। कहाँ से आई है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आई, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें आगे क्या बोलता है, रेडियस ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। ऐसे कहते हैं ये अर्थ है और अर्थ की रेडियस मान लो यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ मान लो, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये 5 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, और ये 6400 किलोमीटर है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और ये डिस्टेंस को पूरी हम क्या मान लेंगे, 6400। यही बात वो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, r प्लस r डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, r लिख सकता हूँ। ये ऐसा ही है कि 6400 प्लस मैं कह दूं 5 किलोमीटर, तो ये बड़ा, या ये देखो ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है इसके, है ना। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं केवल इसको इतना मान लेता हूँ, है ना। और ये कहाँ तक मानते हैं, देखो बच्चों, इसमें अगर मैं 10% इसका जोड़ूंगा, इसका 10% कितना होता है, इसका 6400 का 10% निकालते हैं तो कितना होता है, 640 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी अर्थ के सरफेस से 640 की बात करूंगा किलोमीटर की, तो उसको मैं क्या मानूंगा, 6400 किलोमीटर ही मानूंगा। वापिस से सुनना, 6400 का 10% तक हम केवल उसको 6400 मानेंगे। हाँ, अगर कोई कहता है 6400 है अर्थ का सरफेस और कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से 1200 किलोमीटर है, उस केस में हम 6400 प्लस 1200 किलोमीटर करेंगे। पर अगर 6400 प्लस 640 है तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको 6400 के इक्वल मानूंगा। इसको क्यों मानूंगा, इसका कारण अभी आगे बताएंगे, है ना। 6400 में प्लस 800 जोड़ेंगे हम, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि 640 तक हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 10% तक कर सकते हैं, 10% के ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन आते हैं यहाँ, नाउ हम क्या देखते हैं, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स। भाई फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है F इक्वल टू ma होता है, ये तो पढ़ा है ना। मैं इस फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। मैं केवल बात कर रहा हूँ कि फोर्स क्या है, ma। तो फोर्स होता है ma,
यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। क्या ये इक्वेशन आ गई? देखो यहाँ आ गई, ठीक है, लिख सकते हैं हम। सो इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये जी एम ऑब्जेक्ट एम अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं एफ अपॉन एम कर सकते हैं क्या? चलो ठीक है। अच्छा, एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ का स्क्वायर कर सकते हैं क्या ऐसा? और ये जो मास था यहाँ, इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ? भाई ये एम ओ यहाँ था, इसको इधर ले आया, डिवाइड में ही तो आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 से। यहाँ से हमने पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ए है वो एफ अपॉन एम के बराबर है, तो फोर्स और मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो किसके बराबर है? एक्सीलरेशन के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू जी एम और मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? ए की वैल्यू भी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 इंटू 6400। अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8, और वैल्यूज को करोगे तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर करके देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये 9.8 कहाँ से आया। तो ये 9.8 यहाँ से आया। ओके, बात समझ में आती है? हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आई। इसका मतलब ये वैल्यू किस पे थी बच्चों? देखो, एफ इजिकल टू जी एम ई एम ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई स्क्वायर, ये था अपने पास। इस एम ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले जाता हूँ ऐसे, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? इसको ए दे देता हूँ। तो मेरे पास क्या आती है? तो एक्सीलरेशन है वो अर्थ पे कितना आया? जी एम ई अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे मून पे निकालना है, तो क्या मैं सिंपली मून पे ऐसे कर सकता हूँ? ए इजिकल टू जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि जो जी की वैल्यू मून पे कितनी है? अरे भाई, पहले मास पे अपन ने अर्थ पे निकाली, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो ये किसके आया? 9.8 किसकी आई? अर्थ की आई। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर मून का मास रख दूं, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, ये मून है, इसका मास mm, इसकी रेडियस r m, और कोई ऑब्जेक्ट में यहाँ से गिरा रहा हूँ मून की सरफेस से थोड़े से ऊपर, तो क्या होगा? इसको तो मैं रेडियस ऑफ मून ही मानूंगा और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट मानूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स जो होगा वो g मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून प्लस रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ मून से उसका स्क्वायर। इसको तो मैं नेग्लिजिबल मानने वाला हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जी मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? ए क्या हो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो मेरे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। हमारे पास क्या है? मून का मास जो है हमने पढ़ा है, ए इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मून का मास जो है वो है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg अपॉन जो। हाँ, तो बच्चों एक बार फिर से देखना, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था? वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैसे निकाला था? हमें पता है ए जो होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करके। इन वैल्यूज को हमने सॉल्व करके हमने क्या निकाला था? ए की जो वैल्यू आई थी 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आई थी। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? जी की वैल्यू निकाल सकते हैं मून पे। कैसे? देखो, एफ हमें होता है
पता G इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, या इसको ऐसे कह सकते हैं रेडियस ऑफ मून प्लस r डैश जो ऑब्जेक्ट की है उसका स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि अगर जो रेडियस ऑफ मून होगी उसके सरफेस से ऊपर कोई ज्यादा होगी तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको रेडियस ऑफ मून ही कंसीडर करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, क्योंकि एक तरह से नेग्लिजिबल ही होगी। अगर 6400 किलोमीटर ना मान करके रेडियस ऑफ मून मानते हैं हम, रेडियस ऑफ मून मानते हैं हम 1.7 इंटू 10⁶ मीटर। इसका मतलब ये हो गया करीबन आपका 1700 किलोमीटर। 1700 किलोमीटर में अगर मैं जोड़ता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हम उसको 1700 किलोमीटर ही कंसिडर करते हैं। इससे मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको डिनोमिनेटर में। तो F इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे पास बच गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसको हमें पता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, AM कर दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। भाई मून में अगर मान लो मून ये कोई बॉडी है, ये मून का सरफेस है और ये मून के सरफेस, तो ये बॉडी को मून भी तो खींचेगा अगर इसमें ग्रेविटेशन होगा अपने सेंटर की तरफ, है ना। तो इस बॉडी में भी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब एक्सीलरेशन आएगा, किसकी वजह से, मून के ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से। तो इसको हम AM कह सकते हैं या बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और हमारे पास वैल्यू है G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। G की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। मून का मास कितना है हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻22 kg अपॉन रेडियस कितनी है हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी 1.63 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63। फोर्स किसका ज्यादा होगा, अर्थ का या मून का? डेफिनेटली सी बात है 9.8 के फोर्स से अर्थ मूव खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स किसका ज्यादा होगा, फोर्स किसका ज्यादा होगा, अर्थ का। ओके, यहाँ से हमें एक चीज और आती है कि 9.8 को मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 से, तो ये मेरे पास आती करीबन इसकी वैल्यू 6 के आसपास। 9.8 अपॉन 1.6 करता हूँ, 0.2 से पॉइंट कट जाएगा, 16.8 या समथिंग अपने पास कितना आता है 92 के आसपास। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि करीबन 9.8 अपॉन 1.6, ठीक है, तो 16.6 जा समथिंग मानो, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 9.8 जो होगा और ये 1.6 हो जाए, इसका 6 टाइम होगा। 1.6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो समवेयर अराउंड 9.8 के आसपास की वैल्यू हो जाती है। करके देख लेते हैं क्या आ रही है 96, मतलब 9.8 और 9.6, मतलब 1.6 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 1.6 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 9.8 के अप्रोक्स बराबर आएगा। इसका मतलब समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ जो ग्रेविटेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे है वो 6 टाइम है किसकी, जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन मून पे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई ये 9.8 इजिकल टू 1.6 इंटू 6 कर सकता हूँ क्या? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और ये 6 टाइम है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ग्रेविटेशन है अर्थ पे वो किसके बराबर है, वो मून में 6 टाइम होगा तो बराबर होगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो हम यहाँ से एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने लगाया ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ जो है, जितनी ग्रेविटेशन अर्थ पे है मून पे क्या है, मून की कितनी गुना है, मून की 6 टाइम्स है।
तो यहाँ से हम मून पे क्या निकालेंगे, 1 अपॉन ये जो ग्रेविटेशन अर्थ है वो कितनी होगी, ये क्या ये 6 को इधर ले जा सकता हूँ मैं, और ले जा करके क्या मैं ऐसी लिख सकता हूँ इस तरह से। हमारे पास एक नई टर्म आ गई, जो ग्रेविटेशन है वो मून पे, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या है, 6 गुना कम है। क्या ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जो ग्रेविटेशन है मून पे वो अर्थ से 6 गुना कम है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। मानो मेरा वेट जो है वो 80 kg है। कितना है? 80 kg। तो मेरा मास कितना होगा? W=mg। अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो 80 kg मेरा W 80 kg, और G मैं 10 मान रहा हूँ अर्थ पे। 9.8 को मैं क्या मान सकता हूँ? 10। तो ये G को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, तो W/G करके मैं M निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो वेट है 80 और 10 = मास। तो मेरा मास कितना आ गया बच्चों? मेरा मास आ गया 8 kg। कहां पर आया? अर्थ पे। कहां पर आया? अर्थ पे। सेम थिंग देखते हैं अब अपन। सेम थिंग देखो बच्चों, मेरा वेट है 80 kg और मैं हूं मून पे, और मून पे जो ग्रेविटेशन है वो कितना है? 1/6 अर्थ का है। तो मेरा मास निकालो। तो W होता है mg। तो m निकालना है तो g को इसके नीचे ले जाओ, तो W/G हो जाएगा m। क्या मास निकल जाएगा? कहाँ पे? मून पे। ओके। तो वेट कितना दे रखा है बच्चों? 80। और कितना है बताओ? 1/6 g लिख सकते हैं ना? तो इस 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बात समझ में आई? चलो एक काम करो, यहां देखो, ग्रेविटेशन है जो मून पे वो अर्थ का 1/6 है। या ऐसे लिख सकते हैं, जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, ध्यान से देखना, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है वो 6 मून के बराबर है। कैसे? देखो 9.8 जो है और मून पे 1.6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कहीं जाके इसकी इक्वल आएगा। तो ये है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ = 6 ग्रेविटेशन ऑफ मून। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूँ। ग्रेविटेशन जो मून पे है, या जो ग्रेविटेशन जो अर्थ पे है, वो 6 टाइम है ग्रेविटेशन ऑफ मून पे। अब यहाँ से मुझे अगर ग्रेविटेशन ऑफ मून निकालना है तो इस 6 को मैं कहाँ ले जाता हूँ? नीचे। तो क्या ये टर्म आ गई, और ये टर्म जो है वो क्या इसके बराबर है जो मैंने लिखा है? ये देखो, यही तो लिखा है, जो ग्रेविटेशन है वो मून पे 1/6 है। किसका? ग्रेविटेशन अर्थ का। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मास मून पे निकालो। मून, व्हाट विल बी द माय मास ऑन अर्थ, व्हाट विल बी माय मास ऑन मून। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं आ रहा, मेरे इसमें नहीं आ रहा।